नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। राज्यसभा ने पिछले वर्षों में सेवाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटाया। वित्त मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कटौती का किया बचाव। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा को किया सूचित। कोविड महामारी के बावजूद भारतीय कार्गो ट्रैफिक में 19% की वृद्धि। उड्डयन क्षेत्र में दर्शाई आत्मनिर्भर भारत की ताकत। लोकसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिली चौतरफा सराहना। सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए भिन्न दलों के सदस्यों ने की प्रशंसा। कुछ सदस्यों ने गुणवत्ता, रखरखाव और टोल संग्रह पर व्यक्त की चिंता। और कोविड व्यवधानों से बचने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की पड़ी जरूरत। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान। और सदन दिन भर में शुरुआत करते हैं लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों से। लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा का कामकाज सामान्य रहा। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान कॉर्पोरेट कार्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु, वित्त और श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे गए। इसके बाद केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों पर चर्चा शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सीपीआई के सांसद एम सेल्वराज के सवाल पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता और संगठन को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करना चाहिए। That is a sexual harassment and mental harassment and physical harassment are taking place. I would like to know the minister what type of complaint received in respect to state governments. कार्यस्थल पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत उनके कार्य को लेकर, उनके कार्य की सुरक्षा को लेकर, उनके कार्य के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर अगर किसी प्रकार की अनियमितता रखी जाती है तो श्रम मंत्रालय के डीजी फासली के द्वारा उसके संबंध में दिशा निर्देश किए जाते हैं। जहां तक कार्यस्थल पर कार्य करने वाली जो महिलाओं की, जो पावर लूम में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके शारीरिक उत्पीड़न का विषय है, उसको सीधे सीधे महिलाओं के कार्यस्थल पर 2013 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उसमें शिकायत दर्ज की जाती है। वो शिकायतें राज्य सरकार के द्वारा, चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, उनके अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसके आंकड़े एनसीआरबी पे उपलब्ध हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान आदिवासियों में सीकल रोग से संबंधित सवाल बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती ने पूछा। इसके जवाब में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। So through you, I want to ask, sir. आपका प्रश्न क्या है? Yes, sir. Through you, sir. I'm just asking it, sir. Sir, I'm asking, sir. Sir, has the government been approached with such kind of any proposal? If the government admits, then when and how to implement or execute this eradication? अभी हम ICMR के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके 2 पार्ट में काम कर रहे हैं। एक तो रिसर्च पार्ट है और दूसरा डेटाबेस बनाने का कि किन राज्यों में किस तरह के कितने और कितनी संख्या में है, उसको हम कैसे डेटा बनाएं और उसका एक काउंसलिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें। क्योंकि आनुवांशिक जब हम कहते हैं तो उसमें जितना अधिक जागरूकता फैलेगी उतना ही अधिक उसका समाधान निकलेगा। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो। कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है।
इसके बाद केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत YSRCP के सदस्य मार्गनी भरत ने की। चर्चा के दौरान अपनी बात सदन के सामने रखते हुए डॉक्टर ST हसन ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ हाईवे बनते हुए 25 साल हो गए हैं, पर आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं। और एक समस्या मंत्री जी ख़ास तौर से कटरा के ऊपर है, जहाँ पर शाहजहाँपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहाँ पे तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। वहीं बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में NHAI ने बेहतरीन काम किया है। लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस, इस चर्चा में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद तापिर गांव ने कहा कि नितिन गडकरी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाकर रख दिया है। आज PM गति शक्ति के आधार पे, इस नियम के आधार पे आज पूर्व उत्तर राज्यों में ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यू विल सरप्राइज टू नो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, अब मुझे ये गाड़ी का नाम ही सुना नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में परारी कार और लोबर्गी कार, पोर्शे कार, नेग्लोरिन और ओडी कार का रैली होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जैसे सड़कें बनाया, मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल में ये सब सारा कार रैली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होकर रैली हुआ करता है, तब जाके लोग महसूस होता है मोदी है तो मुमकिन है। सिलीगुड़ी से लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि दार्जिलिंग तक वैकल्पिक राजमार्ग समेत उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाए। पिछले 7 सालों से नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र या बॉर्डर के जितने भी रीजन है, हिमालय रीजन में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और वो सब आंकड़े भी हमारे समक्ष उपस्थित है जो उसको सत्य करती है। और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत हम सबको प्रेरणा मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर हमारा देश विकसित होगा तभी हमारी सड़कें अच्छी बनेंगे, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हम अच्छी सड़क बना सकते हैं तो देश अपने आप जरूर विकास करेगा। सर, जैसा कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का सड़क नेटवर्क भारत का है। चर्चा पर बोलते हुए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो अतुलनीय है। सचमुच अगर सड़क मंत्रालय 2 लाख करोड़ मांगती है तो उसे लाख करोड़ और भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर देश के प्रधानमंत्री ने जो नक्शा बनाया है, मुझे लगता है इससे बड़ा काम देश में जो पिछले 100 साल 17 साल में नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है, इसका कोई तुलना ही नहीं किया सकता। अद्भुत है साहब। और इसलिए मैं कहूँगा कि अगर
मैं उत्तर बिहार में हूं और अगर किसी को भी उत्तर बिहार में जाना होगा तो गंगा पार करके जाना होगा। और पीछे मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। जलन इस बात का हुआ कि मैंने उत्तर प्रदेश में देखा चुनाव के पहले, जगदम्बिका पाल साहब बैठे हैं, बाकी लोग, एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वहाँ उतर गया आगरा हाईवे पर, तो मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। और मैंने जाकर के माननीय गडकरी जी को कहा और प्रधानमंत्री जी को कहा, और मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में भी बाकरपुर सोनपुर से डुमरिया घाट तक एक ऐसा ही एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनने जा रहा है जिसमें गति की जो सीमा होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जो हम लोग 4 घंटे और 5 घंटे में, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं गोपालगंज के, अब वो मात्र 1 घंटे 10 मिनट में कर पाएंगे। उस पर फाइटर जहाज भी उतरेगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने सारण की जनता को और बिहार की जनता को ऐसा सड़क भी दे दिया। कांग्रेस के सांसद जसबीर गिल ने इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सड़क निर्माण मिलने वाले मुआवजे में एकरूपता नहीं है। जम्मू से लेके अमृतसर, अमृतसर से बठिंडा होके जो जयपुर को एक नया हाईवे बना है, और उसके अलावा जो दूसरा हाईवे है वो है पठानकोट से होके जो जलंधर आता है। अगर उस रोड से लेके कानूवान से लेके उसे रैया नागो के होते हुए शेरों से जोड़ दिया जाए तो हमारे टोटल जो शहर हैं वो डीकंजेस्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा से कार्यवाही से जुड़ी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करते हैं राज्यसभा की हुई आज की कार्यवाही की ओर। राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। उसे लौटाकर लोकसभा में वापस भेज दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज दर को 4 दशक के निचले स्तर 8.1% से कम करने के प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि यह दर आज की वास्तविकताओं से तय होती है, जहां अन्य छोटे बचत साधनों पर ब्याज दर और भी कम थी। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांग पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज दर कम करने का निर्णय भविष्य निधि प्रबंधन निकाय ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिया गया था, जिसमें कर्मचारी संघों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधि हैं। So EPFO has a central board, which is the one which takes the call on what rate has to be given for them, and they had not changed it, I don't know, for quite some time. They've changed it now. From 8.4, it has come down to 8.1. And on that, a lot of questions were raised. And I appreciate I quite recognize the concern of the honorable members. It's a decision taken by the central board in which representatives of the various segments which are part of the EPFO are all seated in the board, inclusive of workers' representatives, management representatives, government representatives, all of them are seated in the board. And they have taken this call to bring it down to 8.1. And I think the Honorable Minister, Bhupendra Yadav ji, had explained as to why he had to take this call. I just want to place before Honorable Sir, you, and also to have it put on the record of the government, of the Rajya Sabha, Sukanya Samriddhi Yojana is at 7.6%. Senior Citizen Savings Scheme, sir, is at 7.4%. PPF is at 7.1%. State Bank of India's highest rate given for some portfolio, which is like 5 to 10 year fixed deposits, is at 5.50%. And it has a markup for senior citizens, which takes it to 6.3%. Government's own borrowing, the G6, on an average for across various tenors, is at 6.28%. That is, if government goes to borrow from a certain fund, it has to pay that kind of a rate. With all these, the EPFO has taken a call to give it at 8.1%. I just want to lay these facts before, sir, so that the fact that
EPFO Central Board, which has representatives from various different stakeholders for the pension fund, employees' pension fund, have taken a call. 40 years it has not been brought down to, yes, 40 years. There are today's realities which do keep us in the context of decisions which are being taken by a central board of the EPFO. It has yet to come to the finance ministry for approval. विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सभी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस चर्चा के कुछ अंश। रिपोर्ट नंबर 16 ऑफ 2019 जो सीएजी का रिपोर्ट है, उसका चैप्टर 2 प्रोवाइजिंग प्रोक्योरमेंट एंड इश्यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग, इक्विपमेंट, रेशन एंड हाउसिंग। मुझे वित्त मंत्री जी से मैं आपके जरिए गुजारिश करता हूं, से पॉलिटिकली ना ले, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस राष्ट्र की हित के नाते लेके हमारे उन जवानों के लिए जो भी करना पड़े आप करिए, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करिए, पर उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल वहां तक ना पहुंचे, वो आप सुनिश्चित करें, ये मैं जरूर आपसे गुजारिश करता हूं। So for the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3% at a time when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our Chief Minister took that award. Then the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है? रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है। उस पर साइबर एक्ट को जो है मजबूत करना किया जाना चाहिए, कानून कड़ा किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। मानव अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। उच्च सदन में आज हुए प्रश्नकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन को सूचित किया है कि महामारी के बावजूद भारतीय कार्गो ट्रैफिक में 19% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद जिस तरह से भारतीय उड्डयन क्षेत्र अपने बूते पर खड़ा है वो आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। What are the number of Indian freighters operated in the absence of non-scheduled foreign freighters? As you go to statistics, let me submit that. Thank you. Indian Airlines have modified 150 passenger aircraft to be able to carry cargo in belly as well as the seat areas. So therefore, our cargo capacity, in addition to the freighters increasing from 8 to 28, even our passengers have gone from, if I may use the term, P to C, passenger to cargo. 150 planes, May 19 to May 21. What was our share of international cargo traffic movements? A measly 1.8. Please. A measly 1.8%.
Today, in a period of 2 years, that share of traffic has grown from 1.8% to 19%, sir. That is what we have been able to achieve in the last 2 years as far as cargo traffic is concerned. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कम आपूर्ति की चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रूस से आयात चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक कुल कच्चे तेल आयात का महज 0.2% है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उभरती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। There have been news reports which suggest that India is going to increase its crude oil trade and economic engagements with Russia, considering there's a deep discount going on. Will that conflict, in the ongoing conflict, will that have any kind of diplomatic and economic ramifications as far as our future relations with other countries are concerned? Thank you so much. In the first 9 months of the year, we have imported only 0.2% of our requirements. Let me give you the exact figures. We require, Madam Honorable Sir, a total of 5 million barrels per day. That's our consumption. 60% of it comes from the Gulf. We have imported from Russia only 0.419 million metric tons out of a total of 175,000, which is less than, well, much less than 1%, 0.2%. Even if we were to scale these up considerably, it would still be a drop, literally a drop in a larger bucket. Thank you. उच्च सदन में आज शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने अपने राज्य और लोक हित से जुड़े मुद्दे उठाए। सुनते हैं उन मुद्दों को कि सदस्यों ने अपनी बात में क्या कुछ कहा। Now come to believe with the rising cases in Europe, it becomes important to have booster dose policy for India. We have seen a phase, sir, in India where there was a shortage of vaccines and citizens could not get their vaccine dose on time. Now we have surplus of vaccines, yet we are not able to come with a clear guideline to be able to vaccinate people below 60 years of age, those who are seeking a booster dose for travel purposes or for safety purposes. So I would request you through the House, sir, to urge the Health Minister to come up with clear guidelines for vaccination or booster doses for those below 60 years of age. आज के दिन 21 मार्च 1977 माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने आज के दिन आपातकाल समाप्त किया और लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ। तो आपके माध्यम से हम विनय करना चाहते हैं भारत सरकार से कि आज के दिन को लोकतंत्र विजय दिवस और लोकतंत्र पुनर्स्थापना दिवस घोषित किया जाए, जिससे आगामी दिनों में कभी लोकतंत्र पर कोई भी आघात करे तो इन सारी नई पीढ़ी को लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में घोषित किए जाने की। और सदन दिन भर में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।